लास्ट वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चार्ल्स लॉ करने जा रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ इट वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स इन 1787। ये जो लॉ था ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम चार्ल्स था इन 1787। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant pressure the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। यानी ये जो लॉ है इट इज एट द कांस्टेंट प्रेशर। और ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इसके कहने का मतलब है कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी हम देखते हैं कैसे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, Vt इज इक्वल टू V नॉट। Vt मीन्स द गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम उस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, V एट 0 डिग्री और यहां पे आ गया हमारे पास V0 और यहां 273 इंटू T। हमने यहां कहा 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास T क्या आ गया, टेम्परेचर। ये मेरे पास V0 आ गया और ये 273 की बात कर रहे हैं। तो यहां से ये रिलेशन आता है हमारे पास। अब इस रिलेशन को आगे हम समझते हैं। तो क्या यहां से हम एब्सोल्यूट जीरो स्केल को प्रूव करेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो स्केल, जो हमने पहले भी एक बार बात की थी कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहीं से ही, इसी रिलेशन से ही हमारे पास न्यू स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं, वो आएगा। तो हमारे पास क्या आया, Vt इज इक्वल टू 273 इंटू T। अब अगर मैं टेम्परेचर मान लो, मेरे पास टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने यहां लिया V एट 10, तो यहां आ गया V नॉट और ये मेरे पास आ गया इतना इंटू 10/273। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमें हमारे पास गिवन होगा। अब अगर ये 273 है तो 273 पर, या मैं कहूं ये मैंने 0 पे ले लिया, यहां पे मैंने ये क्या ले लिया, 0 डिग्री पे ले लिया, तो ये क्या आएगा, V नॉट प्लस इंटू 0/273। तो ये किसके बराबर आ गया, ये जो Vt है मेरे पास वो किसके बराबर आ गया, V नॉट के बराबर आ गया। अब अगर मैंने ये लिया 273 डिग्री पर, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूं तो मेरे पास ये कितना आएगा, प्लस इंटू 273/273। तो ये आपस में क्रॉस हो गए, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2V नॉट, यानी वॉल्यूम जो है यहाँ पर डबल हो गया। अब अगर इसी वॉल्यूम की हम बात करें, मैं टेम्परेचर जो है यहां पर, टेम्परेचर मैं क्या ले लूं, टेम्परेचर मैं ले लेती हूं -273। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस अपॉन -273 इंटू, यहां पे 273 है और यहां -273, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस, तो यानी क्या आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया यहां पर, 0 आ गया। यानी एट टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम बिकम्स 0। अब यहीं से ही इसका मतलब क्या हुआ, इट सिग्निफाइज दैट मेरे पास क्या आया है, मेरे पास आया है -273 पर वॉल्यूम कितना आ गया, 0। तो इट implies that or it signifies that at
-273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस becomes 0 and this temperature is known as, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं, यहीं से एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहीं से क्या आया, एब्सोल्यूट जीरो की हमारे पास डेफिनेशन आई। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो क्या है, मैं एब्सोल्यूट जीरो को यहां डिफाइन करती हूं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, इट इज द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल possible temperature at which volume becomes 0। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो 0 हो जाता है। और अगर मैं इसका यहां टेम्परेचर जो है, यहां कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने टेम्परेचर -273 से भी कम ले लिया तो यहां क्या आएगा, वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। बिलो दिस टेम्परेचर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, माइनस में आना शुरू हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम 0 हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर टोटल काइनेटिक एनर्जी becomes 0 and hence molecular motion ceases। कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता, यानी इस टेम्परेचर पर क्योंकि वॉल्यूम 0 हो चुका है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, और जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज कर जाता है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन न्यू स्केल of temperature arises known as Kelvin scale और absolute zero और एब्सोल्यूट जीरो स्केल। इसी स्केल को यहां से जो न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर आया वो क्या था, केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट जीरो स्केल। अब हम बात करेंगे, हमने यहां से समझ लिया, यहां से क्या पता चला हमें, यानी इन सारी डिटेल से हम क्या कह सकते हैं कि अगर उतनी बड़ी जो डेफिनेशन है वो आपको याद करने में दिक्कत आए तो इसका मतलब है कि हम यहां से एक शॉर्ट डेफिनेशन निकालते हैं और वो क्या है कि एट constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature। यानी अगर मेरे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है तो जो वॉल्यूम है, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन कब, जब कांस्टेंट प्रेशर है तब। कांस्टेंट प्रेशर के लिए वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर मेरे पास ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू के टी एंड के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब अगर यहां से हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे
वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाते ही वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मेरे पास यहां से ये रिलेशन आया और यहां से हम ये जो ग्राफ है, द ग्राफ बिटवीन V and T at constant pressure is known as आइसोबार। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। अब आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कांस्टेंट, बार का मतलब प्रेशर। यानी यहां पर क्या है, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां टेम्परेचर इतना है तो वॉल्यूम इतना है, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम और बढ़ गया। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोबार। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस पर है? कांस्टेंट प्रेशर पर है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? आइसोबार। जैसे हमने बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ प्लॉट किए थे उसे हमने क्या कहा था? आइसोथर्म। अब इसके बाद न्यूमेरिकल की बारी आती है। तो न्यूमेरिकल के लिए यहां से पहले हम रिलेशन निकालते हैं कि हमने कहा कि V इज इक्वल टू KT। तो यहां पर अगर मेरे पास दो डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। ये कब होगा ये रिलेशन? जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तब। कांस्टेंट प्रेशर पर V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। अब अगर मेरे पास V1 T1 गिवन है, V2 गिवन है, तो मैं T2 निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास V2 गिवन है, T2 निकालना है, या इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट निकालना है, तो मैं आसानी से यहां से कैलकुलेट कर सकती हूँ इसको। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करें हम कि चार्ल्स लॉ की क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, तो सिग्निफिकेंस में हम सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, तो क्या होता है? ऑन हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एक्सपेंड करने का क्या मतलब हुआ? एक्सपेंड करने का मतलब हुआ वॉल्यूम बढ़ गया। कब बढ़ा? हीट किया, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेज एक्सपेंड हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स गैस बिकम्स लेस डेंसर। क्या हुआ? उनकी डेंसिटी जो है गैसेस की वो क्या हो गई? कम। यही कारण है देयरफॉर द हॉट एयर इज लेस डेंसर देन एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल, ये जो लॉ है ये कहां एप्लीकेबल है? in filling the balloons with hot air which rises up in meteorological processes। मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? जब हम क्लाइमेट वगैरह की स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, तो जो बैलून्स छोड़े जाते हैं वो बैलून्स जो है, क्योंकि उनमें हॉट एयर जो है फिल कर रखी है और हॉट एयर कम डेंसर होता है, तो वो क्या करेगा? वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? वो कौन सा लॉ है? वो चार्ल्स लॉ है। ये था चार्ल्स लॉ का सिग्निफिकेंस। अब बारी आती है न्यूमेरिकल पोर्शन की। हमने रिलेशन कर लिया। हमने रिलेशन में क्या कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पर V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात क्लियर की थी कि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे गैस लॉज की, तो हमें कंफर्म ये करना है कि वॉल्यूम जो है दोनों V1 हो चाहे V2 हो, वो दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। यानी अगर एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेरिक में, अगर बार है तो बार में। इसी तरह प्रेशर जो है बार में है, एटमॉस्फेरिक में है, या वॉल्यूम जो है लीटर में है तो लीटर में ही दोनों होने चाहिए, ml में है तो ml में ही होने चाहिए दोनों। इसी तरह अगर
जैसे बॉयल्स लॉ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो वहां तो टेम्परेचर का न्यूमेरिकल में कोई रोल ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का रोल है। जब भी हम टेम्परेचर यूज करेंगे तो भले ही आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन होगी, आपको सबसे पहले उसे केल्विन में चेंज करना है, तभी आप न्यूमेरिकल करोगे। तो हम यहाँ पे पहले रिलेशन लिख लेते हैं कि हमें किस रिलेशन के बेस पर न्यूमेरिकल करने हैं। V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, और ये रिलेशन कब एप्लीकेबल है, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तब। तो अब क्योंकि ये सारे हम इस वीडियो में बात ही चार्ल्स लॉ की कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है और यही हमारे पास रिलेशन लगेगा। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जब सारे लॉस करने के बाद हमें कोई रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा लॉ लगना है। तो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 20 ml, पहले तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं, 20 ml ऑफ हाइड्रोजन। अब 20 ml का मतलब ये हो गया कि ये वॉल्यूम गिवन है, यानी मैंने मान लिया कि ये V1 है। अब उसके बाद मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये टेम्परेचर गिवन है, आर हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर वेरिएबल है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये मेरे पास T1 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, T2 आ गया। ये T1 आ गया और यहां पर मेरे पास क्या आ गया, T2। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि मुझे V2 तो निकालना है, और सेम प्रेशर, सेम प्रेशर की बात की, इसका मतलब क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा। तो यहां मैं मेंशन कर रही हूं इसे, V1 मेरे पास दे रखा है 20 ml और T1 मेरे पास दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको क्या कहा कि टेम्परेचर को न्यूमेरिकल में यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसे 273 में प्लस कर लेंगे, यानी मुझे इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 288 केल्विन आ गया। इसी तरीके से इधर मेरे पास V2 मुझे क्या करना है, मुझे V2 निकालना है, और T2 मुझे कितना दे रखा है, 35। तो फिर वही करेंगे, 35 273, तो ये कितना आ गया, 308 केल्विन आ गया। अब मैं इसको रिलेशन में प्लेस करूंगी, तो मेरे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन है V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। V1 20 ml, क्योंकि ये भी ml में है तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, ml में आएगा। और यहां पर 20 अपॉन टेम्परेचर T1 कितना है, 288 है, इज इक्वल टू V2 मुझे निकालना है, मैंने इसको V2 ही लिख दिया। T2 मेरे पास कितना है, 308। तो ये अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 288, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर्स मैंने गिवन यहां पर मेंशन कर दिए हैं, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 21.38 ml। तो ये मेरे पास आ गया कि V2 की जो वैल्यू है यहां से कैलकुलेट की हमने, तो V2 कितना आ गया, 21.38 ml, ये मेरा आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रिलेशन पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मुझे न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं उसे, क्या गिवन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड, यानी मुझे टेम्परेचर किसमें पूछा गया है, डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है वो मुझे टेम्परेचर गिवन है, डबल इटसेल्फ, 0 डिग्री पर क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कितना है वो कांस्टेंट है। तो मैंने यहां पर, यानी मेरे पास रिलेशन क्या लगेगा, V1 T1 इज इक्वल टू V2 by T2। अब वॉल्यूम को डबल करना है, यानी अगर मेरे पास वॉल्यूम V1 V है तो मेरे पास V2 कितना आएगा, 2V आएगा। और यहां पर टेम्परेचर जो है T1 कितना दे रखा है, T1 दे रखा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री का कितना मतलब हुआ, 273, और यहां पर T2 कितना है मुझे निकालना है। तो यहां से रिलेशन बना V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। यहां पे मैंने प्लेस किया तो V1 कितना है, V अपॉन 273 इज इक्वल टू V2 कितना है, 2V अपॉन T2। अब यहां से T2 निकालना है मुझे, तो मैंने T2 को इधर ले आई, अगर मैं T2 इज इक्वल टू
तो ये कितना आ गया 2v अपॉन v इंटू 273। तो v से v कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 546 केल्विन। 546 केल्विन आया है, लेकिन मुझे आंसर किसमें चाहिए, मुझे आंसर चाहिए सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 546 में से 273 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस क्या, देखिए यहां टेम्परेचर 273 था, वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, डबल हो गया। 273 का कितना बन गया, यानी 0 डिग्री से कितना बन गया 273। यहां पर 273 केल्विन था जब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेरे पास अब आ गया 546 केल्विन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, डबल हो गया। टेम्परेचर डबल हुआ तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम जो है हमारा वो डबल हो गया। आंसर मैंने वहां पर इसके मेंशन कर रखे हैं, नॉर्मली कैलकुलेट भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज, यानी मेरे पास टेम्परेचर ये T1 गिवन है, T1 डिग्री सेल्सियस में है, तो पहला काम मेरा क्या है कि मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं। अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर, 2 लीटर का मतलब लीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम है, इसका मतलब मुझे V1 गिवन है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, यानी मुझे V2 तो निकालना है। बैलून व्हेन शिप रीचेज इंडियन ओशियन देयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस, यानी मुझे T2 गिवन है और मुझे क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो सिंपल हम पहले मेंशन कर लेंगे, हमारे पास क्या है, V1 गिवन है, V1 कितना है 2 लीटर और T1 कितना दे रखा है मेरे पास 23.4 डिग्री सेल्सियस है, पहले भी बताया। 273 इसमें प्लस करेंगे आप तो ये आपके पास कितना आ गया 4692, 296.4 केल्विन आ गया ये। अब मेरे पास V2 मुझे निकालना है और T2 कितना दे रखा है, T2 दे रखा है 26.1, तो हम यहां इसको प्लस करेंगे तो मेरे पास आ गया 1992, 299.1 केल्विन आ गया। सिंपल वही V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2 करेंगे। V1 मेरे पास कितना दे रखा है 2 लीटर, T1 मेरे पास आ गया 296.4 और इधर V2 मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है। T2 कितना आ गया 299.1, V2 को इधर ही रखेंगे, 2 इंटू 299.1 अपॉन 296.4। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 2.018 लीटर, क्योंकि आंसर मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। आप इसे कैलकुलेट करके आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर हम इन रिलेशंस को समझ लेते हैं, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो ना तो न्यूमेरिकल इसके टिपिकल है और ना ही इसकी थ्योरी। थ्योरी में क्या था कि जो चार्ल्स लॉ है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। और ये हमने नॉर्मली भी देखा है, जब हम किसी चीज को किसी गैस को हीट करते हो तो एक्सपैंड करनी शुरू हो जाती है, यानी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको चार्ल्स लॉ, उसका सिग्निफिकेंस और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी +1 वगैरह में गिवन है वो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।